ह्यूमन फिजियोलॉजी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम लोग आज तीसरा लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से चलिए, अब देखो तीसरा लेक्चर मुझे यहां पे डिस्कस करना है आप लोगों के सामने। और अब ये चीज निकल के आई है। अब इसमें बोला है, देखो मैं पिछली बार यहां तक बता चुका था आप लोगों को, याद आ रहा है आप लोगों को? ये सब चीजें मैं आपको बता चुका था कि ये सब क्या बनाएगा, आपका सी शेप्ड कार्टिलेज कहां तक है, कंडक्टिंग जोन कहां तक है, रेस्पिरेटरी जोन कहां तक है, ये सब मैं बात कर चुका था। ये वही पीडीएफ उठा के मैंने दोबारा से लगाई हुई है। अब ये तीसरा लेक्चर जा रहा है आपका। अब की बार हम लोग बात करेंगे यहां से। अब ध्यान से समझो, इसने ये कहा है कि लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चेंबर विच इज एनाटॉमिकली एयर टाइट। अब बहुत ध्यान से देख लो इसने क्या बोला। इसने बोला है कि एनाटॉमिकली उसे मैंने क्या कर दिया है, एयर टाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि चेंबर इस तरीके से बना हुआ है और चेंबर के अंदर क्या रखे हुए हैं, लंग्स। आ रही बात समझ में? ऐसे करके चेंबर, मेरे 4 हाथ नहीं हैं, समझ गए मेरी बात? तो ये इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। अंदर की तरफ क्या है, लंग्स लगे हुए हैं। कुछ समझ आ रहा है आपको? अब ध्यान से देखो एक चीज और। अब थोरेसिक चेंबर जो फॉर्म्ड होगा वो डोर्सली किससे होगा? अब देखो ध्यान से सुनना, डोर्सली मतलब क्या हुआ। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा ये जो सीना है ना, डोर्सली, डोर्सली पे कौन है पीछे की तरफ बताओ? डोर्सल पीछे वाले को बोलते हैं। तो वहां पर कौन है, वर्टिब्रल कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी। वेंट्रली बताओ कौन है? वेंट्रली ये है सामने, देखो ये हड्डी, एक चाकू की तरह बड़ी सी हड्डी दिखेगी आप लोग, जहां पे मेरी उंगली जा रही है ऐसे करके, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम। और सामने वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, वेंट्रल। और ये साइडें जो गई हैं इनमें रखी हुई है पसलियां आपकी, पसलियां मतलब रिब्स। तो लेटरली कौन आ गई, रिब्स। और एंटीरियरली ऊपर की तरफ देखोगे तो वो चैम्बर किससे बंद है, यहां पर जो कॉलर बोन लगी हुई है वहां से। और नीचे की तरफ चले जाओगे तो डायाफ्राम मैंने आपको बनाया था, तो सब तरफ से बंद कर दिया मैंने आपका थोरेसिक चेंबर। एक बार और बता रहा हूं, देखो थोरेसिक चेंबर एक एनाटॉमिकल टाइट चेंबर है। सामने क्या लगा हुआ है, आप बोलेगे सर वेंट्रली वहां पर लगा हुआ है स्टर्नम। डोर्सली पीछे की तरफ देखोगे तो क्या लगी हुई है, रीढ़ की हड्डी मतलब वर्टिब्रल कॉलम, वो डोर्सली हो गया। साइडों से देखूंगा तो क्या लगा हुआ है आप लोगों का, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी मतलब सॉरी सॉरी सॉरी, रीढ़ की हड्डी नहीं है ये। साइडों से क्या लगा हुआ है आप लोगों के, ये है पसलियां, जिनको हम लोग बोलेंगे रिब्स। एंटीरियरली ऊपर से नेक ऐसे करके गर्दन तक बंद है, और नीचे की तरफ देखोगे तो डायाफ्राम लगा हुआ है। अब आपको शायद ये बात समझ में आ गई है। लुक, अब लिखा हुआ है, देखो ये कह रहा है फॉर्म्ड डोर्सली बाय किससे, वर्टिब्रल कॉलम। पहला पॉइंट समझो, मैं भी लिख के दिखाऊंगा आपको, ये स्ट्रेस मत लो तुम लोग। वेंट्रली किससे, स्टर्नम से। वेंट्रली मतलब सामने की तरफ हो गया तो स्टर्नम आ गया। लेटरली बाय रिब्स। अगर मैं लेटरल बात करूं साइडों से, तो आपने किसको रख दिया है, रिब्स। रुके रहे ना अभी। और कह रहा है ऑन लोअर साइड बाय डोम शेप डायाफ्राम। डोम शेप डायाफ्राम मतलब ऐसे गुंबद नहीं होता मस्जिद का, मंदिर का गुंबद देखा होगा ऐसे। मेरी भावना तो आहत नहीं हो जाएंगी तुम्हारी, मैंने मंदिर और मस्जिद को ले लिया, जरा ध्यान से, मैंने सिर्फ गुंबद की बात की है। तो यहां ऐसे करके लगा हुआ है। अब डोम शेप है, अगर ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो नीचे जाएगा, और अगर ये रिलैक्स करेगा तो ये ऊपर जाएगा। तो ये डायफ्राम हो गया, ये लंग्स के नीचे लगा हुआ है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था। अब ये कह रहा है, अब यहां से समझते हैं, देखो ये है बड़ा खेल इंपॉर्टेंट। अब मैं इसके लिए पेन चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखना। इसने ये बोला है कि एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ lungs in thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity, अगर मैं thoracic cavity में कोई भी चेंज ले लूं तो वो चेंज मुझे रिफ्लेक्ट होगा इन द लंग मतलब पल्मोनरी कैविटी। अब बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? और ये मैं आपको लास्ट टाइम भी समझा चुका था। अब देखो मैं इसको कैसे समझा सकता हूं, मेरे पास एक तरीका है बस समझाने के लिए। हम किसको, नागेंद्र भैया को बुला लेते हैं। नागेंद्र जरा आना एक बार। तो ये आ गया हमारा वन मैन आर्मी, नागेंद्र डोले शोले बने हुए हैं इसके, ठीक है। देखो अब मैं आपको एनाटॉमिकल सेटअप समझा रहा हूं, कैसे समझा रहा हूं समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए मैं ये बोलूं, नागेंद्र जरा हाथ ऐसे करो अपने। मान लो ये हाथ आ गए नागेंद्र के, ये हाथ आप क्या मान के चलें, ये हाथ आप क्या मान के चलें, लंग्स। आ रहा है समझ में? अब लंग्स के दोनों तरफ आप बताओ कितनी लेयर बताई थी मैंने आप लोगों को, 2। तो लंग्स से एक लेयर ये चिपक गई, नाम बताओ क्या है इसका, विसरल पेरी, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोला मैं, देखो ऐसे निकल जाती है दिमाग से वो, प्लूरा, यस। तो विसरल प्लूरा ये आ गया। फिर लंग्स के बाहर एक और मेम्ब्रेन है, डबल है ना, ये दूसरी आ गई। ये कौन सी है, पैराइटल प्लूरा आ गया। इसका मतलब ये 2 लेयर यहां बीच में रख दी गई है। अब बताओ ऊपर से कौन है, ये आ गया। अब इसका नाम क्या है, थोरैक्स। आई समझ में? तो बीच में क्या आ गई, 2 लेयर। अब देखो ये ऐसे मूव कर सकती है, ये देख रहे हो ऐसे, क्योंकि बीच में क्या है, तेल लगा हुआ। अब मैं लेयर हटा दे रहा हूं, अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
मान लो ये है लंग्स और मैंने ये ऊपर से रख दी है थोरेसिक कैविटी, ये आ गई। आगे मेरी बात समझ में? अब नागेंद्र अपने हाथ मुझसे चिपका के रखना, चाहे मैं अंदर लेके जाऊं या बाहर। अब ध्यान से देखो, मेरे हाथ क्या है पहले ये बताओ, मेरे हाथ क्या है? थोरेसिक कैविटी। नागेंद्र के हाथ क्या है? लंग्स। अब लंग्स में मसल्स है नहीं, और जब मसल्स नहीं है तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सर अपने आप तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। लेकिन मेरे हाथ क्या है? ये देखो, मेरे हाथ क्या है? थोरैक्स, ये कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो जब मैं अपने हाथों को ऐसे करूंगा तो फिर अंदर क्या चिपके हुए हैं? लंग्स, वो भी मेरे हाथ के साथ बाहर हो जाएंगे। तो देखिए, अब मैंने ऐसे लगा दिया, अब देखो ये मैंने ऐसे खोला लंग्स, मैंने सिर्फ किसको खोला? थोरैक्स को, और देखो लंग्स भी खुल गए। अब मैं लंग्स इसको थोरैक्स को दबा रहा हूं तो लंग्स भी छोटे हो गए। मैंने थोरैक्स खोला, लंग्स बड़े हो गए, थोरैक्स दबाया, लंग्स छोटे हो गए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने ये कैविटी ले ली, मेरी कैविटी, हाथ तुम हाथ नीचे करो एक मिनट, ये बताओ ये कौन सी कैविटी है? आपने बोला सर थोरेसिक कैविटी। मैंने थोरेसिक कैविटी ऐसे बढ़ा दी। जब थोरेसिक कैविटी बढ़ाऊंगा तो नागेंद्र के हाथ भी देखे थे तुमने, वो भी बाहर गए, तो वो क्या थे? लंग्स। तो जो भी कैविटी थोरैक्स में जो भी चेंज आएगा तो अंदर जो उसके पल्मोनरी कैविटी है उसमें भी एक चेंज आएगा, क्योंकि वो उससे कंप्लीटली चिपका हुआ है। बात समझ में आई यहां तक या नहीं आई? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो लाइन लिखी है कि एनी चेंज इन थोरेसिक कैविटी एक्चुअली विल बी रिफ्लेक्टेड इन, अरे बोलो, विल बी रिफ्लेक्टेड इन पल्मोनरी कैविटी। अब आ गई होगी आपको ये बात समझ में? ठीक है, बढ़िया, थैंक यू नागेंद्र भैया, थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब ध्यान से देखो, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं इसे कि क्या हुआ। तो देखो ये लिखा हुआ है कि देखिए एनी, ये एनाटॉमिकल सेटअप ऐसे लगा हुआ है, लंग्स इन थोरैक्स इज सच दैट any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in lungs, और उसे हम कहते हैं पल्मोनरी कैविटी। तो जो भी thoracic कैविटी में चेंज आएगा, ये मेरा सीना देखें, ऐसे कर दिया मैंने, तो जो भी मैं सीने को ऐसे फुला रहा हूं, दबा रहा हूं, फुला रहा हूं, दबा रहा हूं, तो मेरी थोरेसिक कैविटी बढ़ रही है, छोटी हो रही है, बढ़ रही है, छोटी हो रही है। लेकिन अंदर कौन है? लंग्स, तो वो भी बड़े हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। अब आई बात समझ में आप लोगों को? तो कोई भी चेंज अगर थोरेसिक कैविटी में आ गया तो सेम चेंज आपको पल्मोनरी कैविटी में भी दिखेगा। क्लियर है मेरी बात या नहीं? आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन। समझ गए नागेंद्र? अब तुम कर सकते हो अपना काम जो भी है, ठीक है ना, मैं संभाल लूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ध्यान से देखिए, अब इसके बाद मैं आपको यह समझा रहा हूं कि सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग एज वी कांट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। अब मुझे आप ये समझाओ, इसने ये बोला कि क्योंकि हम पल्मोनरी जो वॉल्यूम है, पल्मोनरी जो वॉल्यूम है, उसका जो स्पेस है, उसको डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। बताइए मुझे क्यों? तो क्यों? वो देखो इसलिए क्योंकि लंग्स डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ मसल्स। आपके जो लंग्स होते हैं उनमें मसल्स होती ही नहीं है, और जब मसल्स ही नहीं होती है तो वो अपने साइज को बड़ा और छोटा ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा? वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए आप पॉइंट को समझने की कोशिश करिए कि मुझे एक्चुअली प्लूरल कैविटी लेनी पड़ी, और प्लूरल कैविटी जो है वो एक्चुअली लंग्स और थोरैक्स लाइनिंग के बीच में है। तो एक्चुअली चेंज जो होती है वो थोरेसिक कैविटी होती है, और उससे चिपके हुए हैं लंग्स, तो उनमें भी वही सेम चेंज मुझे रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। रिफ्लेक्ट मतलब, अब लेंस की बात नहीं कर रहा हूं, रिफ्लेक्ट मतलब थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ गया, लंग वॉल्यूम भी बढ़ गया, थोरेसिक वॉल्यूम कम हो गया, लंग वॉल्यूम भी कम हो गया। ये था, बस हो गया कहानी, इतनी सी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि मैं आपको एक चीज यहां पर देखो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अब आप समझ जाएंगे, मुझे उम्मीद है। मुझे एक बात बताइए, मैंने आपसे ये बोला आपके ये लंग्स हैं, ये देखना ध्यान से, ये आपके लंग्स आ गए ऐसे। अब ये लंग्स कैसे दिख रहे हैं आप लोगों को? सामने से दिख रहे हैं, सामने से। देखो मैं ऐसे खड़ा हूं सामने से, तो एक लंग्स मेरा इधर, एक लंग्स मेरा इधर, सामने आ गया। नीचे बताओ क्या लगा हुआ होगा इन दोनों के? तो आप क्या बोलोगे? सर नीचे, ये लीजिए हम लगाते हैं। तो इसको मैं ऐसा करता हूं कि इसको मैं इतना गायब कर देता हूं ताकि मैं एक बड़ी सा डायग्राम आपके लिए बना पाऊं। तो ये देखिए ऐसे, और ये देखिए ऐसे। अब बताओ क्या है इसके नीचे? नीले कलर से लेते हैं। तो बताओ ये क्या चीज है? जल्दी बोलो। तो आप बोलोगे सर दिस इज एक्चुअली द डायाफ्राम। तो डायाफ्राम कहां हो गया? लोअर साइड पे हो गया। कुछ समझ आई बात आपको या नहीं? तो ध्यान से देखो, डायाफ्राम कहां हो गया? आपने बोला सर लोअर साइड पे रखिए, तो मैंने ये लोअर साइड पे आपको डायाफ्राम दिखा दिया। आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन। यहां तक ये चीजें कवर हो गई। अब मैं दूसरी चीज आपको समझा रहा हूं, जरा ध्यान से। अब एक दूसरी चीज देखिएगा। अब वो दूसरी चीज कौन सी है पहले समझो। ये नीचे की बात हो गई, अब वेंट्रल की बात बताओ। सामने कौन है? ये देखिए, ये सीना ठोक के मैं कह रहा हूं,
सामने देखो वेंट्रली कौन लगा हुआ है, आंसर विल बी, सर जल्दी से लगा दीजिए स्टर्नम। और देखो ध्यान से, अब मैं स्टर्नम को किस कलर से बनाऊं, मैं स्टर्नम को ब्लैक कलर से बना रहा हूं। तो ये देखो ये आ गया सामने आपके स्टर्नम, ये देखिए ये स्टर्नम आ गया ऐसे करके। फटाफट सब ठीक है? अच्छा देखो भैया हमारे यहाँ एक गेस्ट आए हुए हैं कौशिक जी, ये वैसे तो टीचर किस चीज के हो कौशिक जी, किस चीज के टीचर हो? फिजिक्स पढ़ा लेते हो? हाँ कौशिक जी आज देखने आए कि स्टूडियो में आरिफ कुछ पढ़ा रहे हैं। बढ़िया, चलिए तो ये आ गया आपके सामने स्टर्नम। अब दिस इज द स्टर्नम। ये स्टर्नम कैसे लगा हुआ है, ये फ्रंट पे लगा हुआ है, मतलब वेंट्रल लग गया। तो मैं इसको बोलूंगा ये कैसे लग गया, तो आपने बोला सर ये वेंट्रली लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे क्या, आप बोलोगे सर ये स्टर्नम है। देखो वेंट्रली मैंने स्टर्नम को लगा दिया, लोअर साइड में मैंने डायाफ्राम को लगा दिया, तो मैं यहां लिख देता हूं, देखिए दैट विल बी अ डायाफ्राम, ये डायाफ्राम हो गया। अब आपको ये बात पता है कि ठीक पीछे क्या है, समझाओ भाई, ये स्टर्नम आ गया सामने, अब पीछे देखो क्या है, तो आप बोलोगे सर वर्टिब्रल कॉलम। अब वर्टिब्रल कॉलम को तो मैं अलग कलर से बना लेता हूं, मान लीजिए पिंक कलर से बनाते हैं, बहुत बढ़िया। तो देखो ये वर्टिब्रल कॉलम यहां से चल के आ रहा था, ये देखिए ऐसे करके, अभी छुप जाएगा पीछे क्योंकि पीछे है ना, सामने थोड़ी ना है। अभी देखो ये वर्टिब्रल कॉलम थोड़ा सा ये आ गया ऐसे ऐसे, और ये सो ऑन, और ये देखो ये वर्टिब्रल कॉलम निकल कर चला गया। तो ये वर्टिब्रल कॉलम किधर है, आपने बोला सर पीछे की तरफ है। अब मुझे बताइए वर्टिब्रल कॉलम अगर पीछे की तरफ है तो उसे मैं क्या बोलूंगा, डोर्सल, क्योंकि भाई पीछे है। वर्टिब्रल कॉलम मतलब क्या होता है, रीढ़ की हड्डी, वो पीछे हो गई। सामने क्या गया स्टर्नम, तो पीछे स्टर्नम, पीछे क्या गया वर्टिब्रल कॉलम, सामने क्या गया स्टर्नम, समझ गए। अब दाएं में क्या है, इधर दाएं में और बाएं में, लेफ्ट और राइट में क्या है, पसलियां। पसलियां कैसे रखोगे आप, पसलियां रख देंगे लेटरली। तो देखो मैं ऐसे करके घुमा रहा हूं, ये यहां से पसली शुरू हुई, ये यूं जाएगी पीछे की तरफ ऐसे घूमती हुई। अब बताओ पीछे की तरफ तो भले जाएगी लेकिन पीछे जाके जुड़ेगी किससे, द आंसर विल बी वर्टिब्रल कॉलम से। आपकी जो पसलियां जाती है ना ऐसे घूम के, कहां जाके जुड़ती हैं, वर्टिब्रल कॉलम से जाके जुड़ जाती हैं। तो एक पूरा पिंजरा समझ में आ रहा है आपको, एक पूरे का पूरा पिंजरा समझ में आ रहा है आपको कि कैसे आपके लंग्स जो हैं पसलियों के बीच में रखे। अब पसलियां ऐसे हैं, देखो ऐसे 1 2 3 4 करके। अब इन पसलियों के बीच में क्या होता है समझते हो, इन पसलियों के बीच में मसल्स होती हैं, वो मसल्स इसको कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये पास आ जाती हैं, रिलैक्स करती हैं तो दूर आ जाती हैं। समझ गए मेरी बात? हालांकि अभी एकदम से समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि कुछ पसलियां, कुछ मसल्स ऐसी भी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो केज उठता है, बता दूंगा अभी, है ना। मसल्स नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, बस एक आइडिया दे रहा हूं आप लोगों को। तो मुझे लगता है ये पूरी की पूरी बात अब आपको समझ में आ चुकी है। आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत यहां पे आई होप आपको नहीं होनी चाहिए। कुछ समझ में आया आपको या नहीं आया? आया समझ में या नहीं आया? तो ये पूरे का पूरा रिब केज जो है ना, ये पूरा केज आपको समझ में आ रहा है कि हाँ मैं ऐसे इसे समझ गया। बढ़िया, अब मैं आपको जरा आगे लेकर के चल रहा हूं। देखो यहां तक तो मैं पहुंच चुका, अब इधर आइए, अब जरा इसको ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा हुआ है। ये कह रहा है, अब देखो ये मुझे बड़े तरीके से समझाना पड़ेगा, और सबसे बढ़िया बात ये है कि आपको बड़े तरीके से समझना पड़ेगा। ये इतना आसान नहीं होगा, इसको समझना मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन समझिए। इसने बोला है कि सर ये समझाइए कि रेस्पिरेशन इन्वॉल्व करेगा कितने स्टेप। अब देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, रेस्पिरेशन इसने कॉमनली कहा है, इसने बोला था ना अभी कि हम रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, कॉमनली। हालांकि ये है ब्रीदिंग ही, ये क्या है, ये ब्रीदिंग ही है, लेकिन इसने बोला है इसको कॉमनली समझाइए सर चल क्या क्या रहा है। मैं समझाता हूं आपको, एक एक स्टेप आपके सामने मैं उठा रहा हूं, और एक एक स्टेप उठा के मैं आपको ढंग से वो पर्टिकुलर चीज समझा रहा हूं। सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। इसने बोला नंबर 1 पे क्या होगा, देखिए ये कह रहा है कि सर ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या है, पहले मुझे आप ये समझाइए। तो मुझे एक हेडिंग यहां पर लिखनी पड़ेगी आप लोगों के लिए। पहले मुझे आप ये समझाइए, पहले नंबर पे मैं डायग्राम के साथ साथ आप लोगों को सारी चीजें समझा रहा हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्रीदिंग एंड, या फिर इसी को मैं क्या कहूंगा, इसी को मैं कहूंगा पल्मोनरी वेंटिलेशन। मेरी स्पेलिंग थोड़ी गलत हो सकती है, प्लीज मैच कर लेना। तो ब्रीदिंग एंड पल्मोनरी वेंटिलेशन हम किसे कहेंगे? तो पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। सर ब्रीदिंग एंड पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब सिर्फ ये हुआ कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को ले लो और सेम टाइम पे CO2 को छोड़ दो। अब ऑक्सीजन कहां गई मुझे उससे नहीं मतलब, CO2 कहां से आई मुझे उससे भी नहीं मतलब। यार तुम एक बात बताओ, आप किसी ऐसे, आप 6th क्लास के बच्चे से पूछ लो, उससे पूछो बेटे सांस लेता है? हाँ लेता हूं सर। कैसे लेता है बता? तो क्या ऐसे सांस ले लेता हूं, छोड़ भी देता हूं। अगर वो थोड़ा भी समझदार हुआ और उसके टीचर ने उसको थोड़ा बहुत भी पढ़ा रखा है तो वो ये भी समझा देगा तुमको कि ऑक्सीजन ली गई है और CO2 छोड़ी गई है, लेकिन इससे ज्यादा उसको नहीं पता। उसको ये नहीं समझ में आता कि ऑक्सीजन ले तो ले लेकिन गई कहां।
उसको तो ये लगता है कि सर लंग्स में गई होगी और लंग से निकल के बाहर आ गई होगी। अब उसको क्या पता कि ब्लड का भी खेल है, हीमोग्लोबिन का भी खेल है, लेफ्ट राइट कर्व का भी खेल है, हाइड्रोजन आयन का भी खेल है, समझिए डिसएसोसिएशन कर्व का खेल है, फिर ऑक्सीजन अनलोडिंग का खेल है, कैटाबॉलिज्म का खेल है। हो भाई क्या से क्या हो गए देखते देखते। ये कहानियां उसको थोड़ी ना पता है। अगर मैं उसके सामने होता तो मैं उससे ये चीज बोल देता, भाई इट्स कंप्लीटली अ ट्रैप, डू नॉट ग्रो अप। अभी तो तुम वही एबीसीडी में उलझे हुए हो यार। जिंदगी कितनी बढ़िया थी जब तुम लोग सिर्फ इतना पढ़ रहे थे कि हम सांस में गैस ले लेते हैं, सांस में गैस छोड़ भी देते हैं। लेते कौन सी है? ऑक्सीजन। छोड़ कौन सी देते हैं? CO2। अब तुम 6th क्लास पास आउट हो गए, 7th पास आउट हो गए, 8th पास आउट हो गए। ओ भाई क्या से क्या हो गए देखते देखते। और जब तुम लोग 9th क्लास में पहुंचे, 10th में पहुंचे, तो अब शुरू हो गया साइंस का नंगा खेल। देखो अब साइंस तुम्हें पकड़ के ढंग से पीटती है, कूटती है, फिर आपको वो समझाना शुरू करती है कि बेटा अब आजा, अब आगे। यहां तक तो आ गया ना, अब यहां से आगे की तो हम कहानी समझ लेंगे। CO2 का छोड़ना ये लंग्स की बात नहीं थी। लंग्स को CO2 मिली कहां से, अब आपको ये समझाना शुरू कर देंगे। कुछ समझ आया? तो पहले आप लोग समझिए कि सिर्फ ऑक्सीजन को ले लेना और CO2 को छोड़ देना इट्स नॉट अ राइट पाथ। सिर्फ इतना नहीं है यार, अभी कुछ और भी है। चलिए मैं बता रहा हूं। अब देखो ब्रीदिंग का मतलब क्या हुआ, पहले उसको समझते हैं। मैं लिखूंगा आपके सामने, मुझे अब लिखने में मजा बहुत आ रहा है। देखो ये कह रहा है एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन और CO2 रिच एल्वियोलार एयर इज रिलीज्ड आउट। आपको ये लिखना होगा मेरे साथ साथ। तो जरा समझाइए कैसे लिखेंगे। तो आप बोलोगे सर एटमॉस्फेरिक एयर इज रिच, ओ सॉरी, एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन। समझ गए? इसका मतलब उसमें क्या चीज होनी चाहिए? ऑक्सीजन। एंड CO2 रिच, उसके बाद क्या होगा जल्दी समझाओ। CO2 रिच कौन सी एयर? एल्वियोलार एयर इज रिलीज आउट। तो आपने क्या बोला सर? उसे आप रिलीज्ड आउट करा दीजिए। तो मैंने उसको रिलीज्ड आउट करा दिया। अब बताओ ये काम हुआ कैसे? बहुत ध्यान से समझ लीजिए ये काम कैसे हुआ। तो आप बोलोगे सर मान लीजिए ये आप लोगों का माउथ है, यहां से हम लोग चले, यहां से हम लोग यहां आए, यहां से मान लो ट्रैकिया आ गया, ट्रैकिया से क्या आ गया आपके सामने? ये चीज आ गई। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया? ऑक्सीजन को हम अंदर लेके गए, अंदर डाल दिया और एट द सेम टाइम यहां से CO2 को पकड़ा और CO2 को यहां से निकाल के बाहर फेंक दिया। बस इतनी बात जो है इसे मैंने क्या बोला है? दैट विल बी अ ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन एंड दैट्स ऑल। इतनी बात समझ में आ गई? इसका मतलब आगे की कहानी पढ़नी नहीं थी आप लोगों को। लेकिन अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए। इसने अब कहा सर इसके आगे क्या? इसके आगे ये है कि अब वो जो गैसेस थी वो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 का और CO2 का अक्रॉस एल्वियोलार मेम्ब्रेन। आप पहले उस O2 CO2 का अब एल्वियोलार मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन कराइए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखो मैं यही आपको बता रहा हूं कि आपकी गैस लंग्स तक पहुंच गई। अब लंग्स तक पहुंची तो आप जानते हैं सर एल्वियोलाई तक पहुंच गई। अब एल्वियोलाई के बगल में कल ही मैंने आप लोगों को क्या बताया था? पिछली क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि देयर आर लॉट्स ऑफ ब्लड वेसल। ये देखिए ये ब्लड वेसल हैं। अब बताओ क्या होने वाला है? ये दूसरा स्टेप है। तो दूसरे स्टेप में क्या होगा सर? ये जो ऑक्सीजन आप लाए हैं ना, कैसे भी करके आप इस ऑक्सीजन को कहां डाल दीजिए? ब्लड वेसल के अंदर डाल दीजिए। और एट द सेम टाइम जो ब्लड CO2 लेके आया है उसको आप इधर छोड़ दीजिए। ये देखिए तीर के निशान सब कुछ दिखा रहे हैं। ये बताओ कौन सा स्टेप है? तो आपने बोला सर दिस स्टेप नंबर 2। ये स्टेप नंबर 2 है। क्या हुआ स्टेप नंबर 2 में? तो आपने बोला सर ऑक्सीजन को ब्लड में उतार दिया और CO2 को ले लिया। अब जो ब्लड में ऑक्सीजन चली गई और CO2 वापस लंग्स में आ गई, इस प्रोसेस को तुमने क्या बोला? तो आप बोलोगे सर इस प्रोसेस को मैंने बोल दिया है डिफ्यूजन। मैंने आपको ये पिछली क्लास में भी समझाया था कि डिफ्यूजन मींस कि हायर कंसंट्रेशन से किसी भी गैस का लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना। दिस इज सिंपली नोन एज डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन करा दिया आप लोगों ने। आई होप इट्स फाइन। ये बात आपको समझ में आ गई? अब मैं आपसे ही बोल रहा हूं सेकंड स्टेप देखिए क्या है कि सर जो भी अभी सांस हमने खींची थी ये वेंटिलेशन हो गया। अब जो ऑक्सीजन अंदर आ गई है उसको मैं ब्लड में उतारूंगा और जो हाई CO2 है उसको मैं लंग्स में ले लूंगा। लेकिन सवाल ये आया कि बच्चे अब तो इस ऑक्सीजन का क्या करेगा? ये बता दे। और तो अब आप बोलेंगे देखो मैं तीसरा स्टेप पढ़ रहा हूं आपके सामने। अब ये कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। अब ब्लड के थ्रू मैं गैसेस को ट्रांसपोर्ट करूंगा। अब सवाल ये आया ये कैसे करेंगे सर आप? लो जी मैं करके दिखाता हूं। अब बताओ आपका ये जो ब्लड वेसल है ये चल पड़ा, किधर की तरफ चल पड़ा सर? ये बॉडी की तरफ जाएगा। तो ध्यान से देखना, ये ब्लड वेसल चल पड़ी, ये हार्ट से गुजरेगी। बाय द वे
ये हार्ट से गुजर के जाती है, तो हार्ट ही तो घुमा रहा है इसको, तो हार्ट मैंने बनाया नहीं है। तो अब इसमें जो ऑक्सीजन थी, देखो ये ऑक्सीजन आरबीसी के अंदर बंद है। आप जानते हैं ना आरबीसी क्या होती है? आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, ये देखो ये घुसी हुई है इसके अंदर ऑक्सीजन, ये पूरे ब्लड में घूम रहा है, पूरे ब्लड में जा रहा है। अब बताओ यहां पर क्या है? तो आप बोलोगे सर ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन यहां से कहां पहुंच गई? टिश्यू तक पहुंच गई। इसी पर्टिकुलर चीज को हम लोगों ने क्या बोला सर? ये है स्टेप नंबर 3, दैट विल बी अ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस किसके थ्रू? तो आपने बोला थ्रू ब्लड। ये देखिए अब मैंने थ्रू ब्लड ये काम करा दिया। तो बताइए मुझे, इधर से इधर को क्या जा रही है? आपने बोला ऑक्सीजन जा रही है। अब यहां कौन है? अब जल्दी बताओ यहां कौन है? सर यहां कोई ना कोई सेल होगी। ये सेल का मैंने न्यूक्लियस बना दिया, न्यूक्लियस के अंदर मैंने डीएनए बाबा को छोड़ दिया। अब बताइए क्या होने वाला है? अब आप कहोगे सर यहां से जो हाई ऑक्सीजन होगी वो उतर जाएगी इधर, आ रहा समझ में? और एट द सेम टाइम जो हाई CO2 होगी वो चढ़ जाएगी फिर से ब्लड में। तो देखो अब यहां पर ये CO2 आ गई। तो ये कौन सा स्टेप है? जल्दी बताओ। ये आ गया स्टेप नंबर 3। जल्दी बताओ स्टेप नंबर 3 क्या है? तो आप बोलोगे सर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस थ्रू ब्लड, यही है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस थ्रू ब्लड। फिर इसके बाद में आप बोलोगे सर अब आ जाएगा स्टेप नंबर 4। और स्टेप नंबर 4 क्या है? कि सर अब फिर यहां पर क्या लगेगा? डिफ्यूजन लगेगा। व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन? सर अब हायर ऑक्सीजन अंदर भागना शुरू हो जाएगी। ये देखो ये लिख दिया मैंने O2, और हाई CO2 इधर से इधर भागेगी, क्योंकि इधर ऑक्सीजन ज्यादा है, इधर CO2 ज्यादा है, तो CO2 कम की तरफ भागेगी, ऑक्सीजन भी अपने कम की तरफ भागेगी। सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी थी, खींच लो। सेल के अंदर CO2 बढ़ रही थी, इधर वापस फेंक दो। कुछ आई समझ में बात? तो देखो तीसरा स्टेप देखो क्या है। चौथा ये कह रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करा दो पहले, और उसके बाद देखो क्या कह रहा है। कह रहा है अब फिर से डिफ्यूजन कराओ O2 का, CO2 का, लेकिन इस बार जो कराओगे वो लंग्स और ब्लड के बीच नहीं, इस बार मैं ब्लड के बीच में और टिश्यू के बीच में कराऊंगा। कुछ आ रही है समझ में? देखो ये देखो, तो इस बार ये जो है सेल है, अब सेल ही आगे चल के क्या बनाती है यार? ये भी समझाना पड़ेगा क्या? ये टिश्यू ही तो है, मतलब डायरेक्टली सेल को नहीं जाती है। देयर आर लॉट्स ऑफ सेल्स आर टुगेदर, एक साथ मिलकर टिश्यू बनाती हैं, तो गैस टिश्यू को जाती है। अब बताओ, अब आप कहोगे सर ये CO2 वाला ब्लड हो गया, अब क्या होगा? हाँ यही ब्लड अब सीधे इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए घूम गया चक्कर पूरा। तो अब ये CO2 देखो ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, जा रही है CO2, ये देखो ये CO2, और ये CO2 यहां पहुंच गई और यहां से इधर आ गई। पूरा चक्कर समझ में आया हुआ क्या? पूरा चक्कर समझ में आया हुआ क्या? मुझे लगता है बहुत आराम से तुमको ये बात समझ में आ चुकी है। कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं समझ में आ रही हो। तो पहला स्टेप बताओ क्या है? पहला स्टेप बताओ क्या है? मैं आराम से इसको समझा दूंगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए दिस इज सिंपली लंग। लंग में आप लोगों ने यहां पर क्या डाला? ये आ गया डाल सर हमारे पास, दिस विल बी क्या है ये? लंग। लंग में बताओ कौन सी गैस अंदर जाएगी? जल्दी बोलिए। तो आप बोलोगे सर O2 है, O2 अंदर लेके जाइए, इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी। समझ गए मेरी बात? अब पहले O2 की साइकिल समझते हैं। O2 आ गया, अब O2 ये किसको दे दी जाएगी बताओ जल्दी? तो आप बोलोगे सर यहां से एक्चुअली ब्लड वेसल गुजर रही है। ध्यान से देखो, मैं ये ब्लड वेसल ऐसे करके समझा पाया आपको। ये देखिए अब ये O2 जो है ये ब्लड वेसल के अंदर आ गई। ये देखो ये आ गई O2। अब O2 कहां जाएगी? समझाओ जल्दी। तो आप बोलोगे सर ये ब्लड तो घूम रहा है, ये ब्लड घूम रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये आ गई हमारी O2। ये देखिए दिस विल बी अ O2। सर ये किसे दे दी जाएगी अब? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर बहुत सारे क्या रखे हुए होंगे? ये देखिए दीज आर द टिश्यू। ये देखो ध्यान से, दीज आर द टिश्यू। क्या क्या करना पड़ता है यार तुम लोगों के लिए? और ये टिश्यू के क्या है? ये टिश्यू के क्या है? न्यूक्लियस। तो ये O2 कहां चली गई? ये देखिए ये आ गई O2 टिश्यू के अंदर। आ गई बात समझ में? अब बताओ एट द सेम टाइम क्या होगा? अब आप बोलोगे सर अब यहाँ पर CO2 बहुत तेजी से बन रही है, ज्यादा है, वो वापस कहां जाएगी? ब्लड में। अब ये ब्लड से क्या चल पड़ी? CO2। ये देखिए CO2 यहां पहुंच गई, ये आ गई CO2, और CO2 वापस कहां डाल दीजिए? इसके अंदर। कुछ समझ आई बात या नहीं आई? तो पहले मुझे ये समझाइए, फिर ये CO2 यहां आ गई, ध्यान से देखो ये, और यहां के बाद ये CO2 निकल गई इधर। तीर का निशान देखो उल्टा हो गया। अब कितने स्टेप आ गए इसके अंदर? पूरा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो आप देखो स्टेप समझाओ मुझे। आप बोलोगे सर पहला स्टेप ये है कि यहां से लेके सिर्फ यहां तक, ये पहला स्टेप है, दैट विल बी अ फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप बताओ क्या है? तो आप बोलोगे सर ये है पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन, ये पल्मोनरी वेंटिलेशन है। बताइए क्या होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन में? तो मैंने अभी अभी पीछे आपको लगवा दिया है पहले स्टेप में कि पल्मोनरी वेंटिलेशन में जो ऑक्सीजन है वो लंग्स में आ जाएगी और लंग्स से CO2 बाहर चली जाएगी। अब ये मत पूछना कि ये CO2 कहां से आई, पूरा चक्कर समझा चुका मैं आपको। अब बताओ यहां से लेकर के यहां तक क्या हो रहा है? या यहां तक मत बोलो, सिर्फ यहां से लेके यहां तक बोल दो, बताओ क्या हो रहा है? तो आप बोलोगे सर अब की बार ये है सेकंड स्टेप।
तो देखो दिस विल बी अ सेकंड स्टेप, ये आपका सेकंड स्टेप आ गया। बताओ सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है? तो आप बोलोगे सर सेकंड स्टेप में हो रहा है डिफ्यूजन। देखिए डिफ्यूजन, लेकिन डिफ्यूजन किस किस के बीच में हो रहा है ये समझाओ मुझे पहले आप, जल्दी बताओ डिफ्यूजन किस किस के बीच में हो रहा है? तो आप आंसर करोगे सर ये डिफ्यूजन हो रहा है पहली बात लंग्स एंड दूसरा किसके बीच में हो रहा है? देखो ब्लड के बीच में हो रहा है। इसका मतलब डिफ्यूजन का मतलब ऑक्सीजन इधर जाएगी, CO2 इधर आ जाएगी, ये डिफ्यूजन हो गया। अब बताओ यहां से लेके यहां तक क्या चल रहा है? तो बोलोगे सर दैट विल बी अ थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है? तो आपने बोला सर अब हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन। अब गैस जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही है, मतलब ऑक्सीजन टिश्यू तक जा रही है और CO2 टिश्यू से आ रही है, ये ट्रांसपोर्ट हो गया। क्लियर हो गई? और ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू हो रहा है? आप आंसर करेंगे सर ट्रांसपोर्ट इज बाय ब्लड। यार और कितना सफाई से समझाने की कोशिश करूं। अब बताओ यहां से लेके यहां तक क्या हो रहा है? आप बोलोगे जल्दी से सर दैट विल बी स्टेप नंबर 4। अब की बार फिर से क्या चल रहा है? देखो ध्यान से देखो, आपने बोला सर अब की बार फिर से डिफ्यूजन चल रहा है, लेकिन इस बार डिफ्यूजन किसके बीच में चल रहा है? चेक करो। तो आप बोलोगे सर इस बार डिफ्यूजन चल रहा है नंबर 1 ब्लड के बीच में और दूसरा है आपके टिश्यू के बीच में। आई बात समझ में? ये देखो ऑक्सीजन अंदर आ गई, CO2 चली गई। ये पूरी बात आपको 1 2 3 4 स्टेप करके मैंने ढंग से समझा दी है। अब कोई भी बच्चा मुझसे ये मत कहना कि ये ब्लड घूम कैसे रहा है। ये ब्लड इसलिए घूम रहा है क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या है, आपका हार्ट है, समझ गए ना? और हार्ट भी जख्मी है। निकालो खून इसमें से थोड़ा सा, ये देखिए ये खून निकल रहा है, ये मेरा दिल नहीं है, ये मेरा दिल नहीं है भाई। अब जिसका भी हो अपने हिसाब से मैनेज कर लेना तुम लोग, समझ गए? तो बीच में आपका दिल है और दिल क्या करता है? अरे यार क्यों ही बनाना है यार हमें ये फालतू के कारनामे, हद है यार, हद है। हार्ट ऐसे होता है आप लोगों का, कितने चैम्बर वाला? 4 चैम्बर वाला, समझ गए? यही इसको क्या कर रहा होता है? सर्कुलेट कर रहा होता है। क्लियर है अभी बात? बहुत बढ़िया। अब देखो लास्ट में क्या होगा। अब आप बोलोगे सर ऑक्सीजन मिल गई, मेरा यही तो मकसद था, तो मकसद मत भूलो, समझो। अब देखो क्या कह रहा है, अब होगा ये कि यूटिलाइजेशन। 5वां स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर। क्या है 5वां स्टेप? चेक करो चेक करो, 5वां स्टेप चेक करो। 5वां स्टेप सर ये है कि ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड बाय सेल। तो जो ऑक्सीजन सेल तक पहुंच गई वो अब उसे यूटिलाइज करेगी। उसको यूटिलाइज कैसे करेगी? अब उसका जो फंक्शन होगा वो कराओ आप उससे, मुझे कैसे पूछ रहे हो आप? तो क्या फंक्शन हो सकता है उसका? तो आप बोलोगे सर उसका फंक्शन ये है कि वो ऑक्सीजन को यूज करेगी ग्लूकोज को तोड़ने में, पहला लेक्चर याद करिए, इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करने में, और कैटाबॉलिक रिएक्शन चलेगी। कैटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब होता है बड़ी चीजों को सेल के अंदर छोटी चीजों में तोड़ना। जैसे ग्लूकोज 6 कार्बन की यूनिट है, उसे आप पाइरुविक एसिड में तोड़ दीजिए तो वो 3-3 कार्बन की यूनिट में टूट जाएगा, ये कैटाबॉलिज्म हो गया। और साथ में कह रहा है और रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2, वो छोड़ेगी क्या? CO2, वो कह रहा है CO2 का छोड़ना। अब देखो सेल का ऑक्सीजन को क्या करना? यूटिलाइज करना और बदले में CO2 को छोड़ना, इसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये कह रहा है उसे हम डील करेंगे चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम होगा रेस्पिरेशन इन द प्लांट्स। समझ आई बात आपको या नहीं आई? वो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा आप लोगों को, मैं यहां शुरू नहीं कर सकता उसको, लेकिन समझ लीजिए कि तुम्हें यहां तक पूरी की पूरी बात समझ में आ गई है। बेइज्जती मत करा देना तुम लोग मेरी, मैं बता रहा हूं, मार खाओगे वरना। ढंग से चीजों को समझ लो। ये तो डायग्राम तुमसे बनने से रहा, लेकिन मैंने ये बड़ी सुंदरता के साथ बना दिया है ना? आजकल मैं भी डायग्राम थोड़े ठीक ठाक बना लेता हूं तुम लोगों की कृपा से, है ना? ताकि बच्चे नीचे बोलते हैं सर डायग्राम बड़े गंदे होते हैं आपके, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कोशिश की है अपने हाथ को थोड़ा सुधारने की, सुधर चुका हुआ भी है। चलिए अब हम लोग जरा अगले पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे, चलें?